दिल्ली का बंगला नंबर D5। बंगला नंबर D5 में जो कुछ भी हुआ उससे सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि पूरा भारत दहल गया। विवादित घटना है। आखिरकार क्या हुआ था बंगला नंबर D5 में, आइए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। बंगला नंबर D5 जिसका मालिक होता है मोनिंदर सिंह पंढेर। मोनिंदर सिंह पंढेर एक बिजनेसमैन व्यक्ति था। उसका ज़्यादातर समय विदेशों में ही बीतता था। अपने बंगले की देखरेख करने के लिए उसने एक नौकर रखा था जिसका नाम था सुरेंद्र कोहली। सुरेंद्र कोहली हिमाचल का रहने वाला था और नौकर के तौर पर वह बंगला नंबर D5 में काम करता था। बंगला नंबर D5 के आसपास से अचानक से बच्चे गायब हो रहे थे। बच्चे जो कि गरीब परिवार से ज़्यादातर थे। जब वो गायब हो रहे थे तो उनके माता पिता उनके मिसिंग होने का रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए पुलिस स्टेशन जाते हैं। जब पुलिस में वो जाते हैं तो उनके मामले को ये कहकर टाल दिया जाता है कि बच्चे भाग गए होंगे, वो चले आएंगे। ऐसा कहते हुए मामले को टाल दिया जाता था, जबकि वहाँ पे एक बच्चे मिसिंग नहीं होते। ऐसे करते करते 15 से 16 बच्चे लापता हो जाते हैं, लेकिन पुलिस वालों का वही रवैया रहता है कि कहीं पे भाग गए होंगे, वो चले आएंगे। इनमें से ज़्यादातर लड़कियां होती हैं और उनकी उम्र 14 से 15 साल बताई जाती है। ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं वो इसी उम्र के होते हैं। अब धीरे धीरे बच्चे लापता हो रहे हैं और मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई जा रही है, लेकिन पुलिस द्वारा रिपोर्ट दर्ज नहीं की जा रही है। एक दिन उसी बंगला नंबर D5 के आसपास में ही कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। क्रिकेट खेलने के दौरान उनकी जो गेंद होती है वो बंगला नंबर D5 से सटे हुए नाले में चली जाती है। जब वो लोग नाले में से जाते हैं गेंद को निकालने के लिए तो उनको एक प्लास्टिक बैग दिखता है और उस प्लास्टिक बैग में बच्चों के कटे हुए हाथ और पैर जैसे नज़र आते हैं। और बच्चे ये चीज़ जब देखते हैं तो वहाँ से डर के भाग जाते हैं। ये मामला पुलिस तक जाता है। पुलिस इस बात को ये कहकर टाल देती है कि वो जो हाथ पैर दिखाई दे रहे थे वो किसी बच्चे के नहीं बल्कि जानवर के थे। अब यहाँ पर भी पुलिस अनदेखा करती है। एक दिन 20 वर्षीय नाम की लड़की पायल जो कि ऑटो रिक्शा में बैठ करके बंगला नंबर D5 को निकलती है। जब वो बंगला नंबर D5 में जाती है तो ऑटो चालक से कहती है कि मैं बंगले में जा रही हूँ और वहाँ से वापस आने के बाद आपका किराया आपको दे दूँगी, ऐसा वो रिक्शे वाले से कहती है। फिर वो बंगला नंबर D5 में चली जाती है। बहुत देर तक इंतज़ार करने के बाद भी पायल वापस नहीं आती। इस पर जो रिक्शे वाला होता है वो बंगला नंबर D5 के गेट पर जाता है और गेट पर जाने के बाद वो गेट को खटखटाता है। जब गेट को खटखटाता है तो अंदर से निकलता है सुरेंद्र कोहली। सुरेंद्र कोहली से पूछा जाता है कि इसमें एक लड़की गई थी जो कि रिक्शे का किराया देने के लिए बोली थी, लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आई। इस पर सुरेंद्र कोहली कहता है कि वो लड़की तो कब की चली गई, जबकि रिक्शे वाला ठीक बंगला नंबर D5 के गेट पर ही बैठा था और उसने देखा कि लड़की निकली नहीं। और सुरेंद्र कोहली कहता है कि वो लड़की कब की निकल के चली गई। अब रिक्शे वाला भी क्या करता, कुछ देर तक इंतज़ार करने के बाद वो भी चला जाता है। फिर पायल के माता पिता पायल के मिसिंग होने का रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाने के लिए जाते हैं, लेकिन फिर वही बात आती है। पुलिस वाले कहते हैं कि लड़की भाग गई होगी, वो चली आएगी। ऐसा कहते हुए मामले को दर्ज नहीं किया जाता। फिर पायल के माता पिता पायल का फ़ोटो दिखा करके स्थानीय लोगों से पूछताछ करते हैं। वो फ़ोटो उसी ऑटो चालक के पास पहुंचता है। जब ऑटो चालक उसको देखता है तो वो बताता है कि इस लड़की को मैंने अपने रिक्शे में बैठा करके बंगला नंबर D5 के पास में छोड़ा था। जब ये बातें कही जाती है तो धीरे धीरे ये बातें मीडिया तक पहुंच जाती है कि हाँ, पहले तो रिपोर्ट नहीं दर्ज किया जा रहा है, अब इतना चीज़ होने के बावजूद भी। तो ये जो मामला था धीरे धीरे स्थानीय लोगों में, मीडिया में पहुँच जाता है। उसके बाद पुलिस वालों पर दबाव बनता है। जब पुलिस वालों पर दबाव बनता है तो पुलिस वाले पायल की रिपोर्ट को दर्ज करते हैं और रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पायल के मोबाइल लोकेशन को ट्रेस किया जाता है। मोबाइल के लोकेशन को जब ट्रेस किया जाता है तो उसका लास्ट लोकेशन बंगला नंबर D5 के पास में ही मिलता है। अब इससे पुलिस वालों को शक होता है। फिर पुलिस वाले बंगला नंबर D5 में जाते हैं जांच करने के लिए। जब वो बंगला नंबर D5 में पहुंचते हैं तो उनको कुछ अजीब सी दुर्गंध महसूस होती है। दुर्गंध उसी नाले में से आ रही थी जो कि बंगला नंबर D5 से ठीक सटा हुआ होता है। पुलिस वाले उस नाले की जांच करते हैं और जांच करने के दौरान जो चीज़ें उनको देखने को मिलती है शायद उन्होंने अपने पूरे पुलिस करियर में नहीं देखा था, क्योंकि उस नाले में से प्लास्टिक बैग में बच्चों के अंगों के कुछ अवशेष मिल रहे थे। और जब ज़्यादा जांच की गई तो 19 बच्चों के मानव कंकाल मिले। ये देख करके पुलिस भी दंग रह गई। उसके बाद मोनिंदर सिंह पंढेर जो कि कोठी का मालिक होता है और सुरेंद्र कोहली जो कि नौकर होता है, इन दोनों को गिरफ्तार किया जाता है, यानी कि पुलिस कस्टडी में लिया जाता है।
और पुलिस कस्टडी में लेने के बाद इनसे पूछताछ की जाती है। पूछताछ में सुरेंद्र कोहली वो बात बताता है जिसको सुन करके हर कोई दंग रह जाता है। सुरेंद्र कोहली बताता है कि मैं बच्चों को पैसे का झांसा दे करके, टॉफ़ी दे करके या फिर नौकरी का झांसा दे करके इस बंगले में बुलाता था और बुलाने के बाद उनको मार देता था और मारने के बाद उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करता था। और इतना ही नहीं, उसके शरीर के कुछ हिस्सों को वो पका कर भी खाता था। ये बातें सुरेंद्र कोहली ने कबूल किया। उसके बाद फिर इन दोनों पे कार्रवाई की जाती है। कार्रवाई ऐसा होता है कि जो सुरेंद्र कोहली होता है उसको 16 बच्चों का दोषी पाते हुए फांसी की सज़ा सुनाई जाती है और जो मोनिंदर सिंह पंढेर होता है इसको भी फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। अब यहाँ से ये लग रहा होगा कि इन लोगों को फांसी की सज़ा सुना दी गई तो ये जो केस था इसी जगह बंद हो गया, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। अभी आगे चल के कुछ और होने वाला है। हुआ क्या मैं आपको बता देता हूँ। नवंबर 2025 में इन दोनों को रिहा कर दिया जाता है, ये मान करके कि इन्होंने कोई जुर्म किया ही नहीं है। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कोई भी सबूत इनके फेवर में नहीं आया कि हाँ इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। ना तो कोई गवाही देने वाला था और ना ही शुरुआती जांच में ऐसा कुछ मिला जिससे कि यह साबित हो कि इन्होंने ही घटना को अंजाम दिया है। अब ऐसा क्यों हुआ? स्थानीय लोगों का और मीडिया का ये बताना है कि जो पुलिस वाले होते हैं वो अपनी शुरुआती जांच सही से नहीं कर पाते हैं और जब ये शुरुआती जांच सही से नहीं करते हैं उसके बाद ये मामला सीबीआई तक पहुंचता है, लेकिन सीबीआई भी इसमें ज़्यादा कुछ कर नहीं पाती है। कोई भी सबूत इन दोनों को खिलाफ नहीं मिलता है, जिसकी वजह से इन दोनों को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि अगर ये लोग बाइज्जत बरी हो गए तो आखिरकार इस घटना को किसने अंजाम दिया था और वो आज तक पकड़ में क्यों नहीं आया, और पुलिस ने अपने काम को कैसे किया कि पुलिस को एक भी सबूत नहीं मिला। और जो सुरेंद्र कोहली होता है उसने जो कबूल किया था कि मैंने बच्चों को अगवा किया, अगवा करके उनको जान से मारा और मारने के बाद उनके शरीर के कुछ हिस्सों को पका करके खाया, ये जो उसने गवाही दी थी वो पुलिस कस्टडी में दी थी और पुलिस कस्टडी में इस तरीके की गवाही को मान्य नहीं माना जाता है, ऐसा कोर्ट का कहना था। इसीलिए इन दोनों को नवंबर 2025 में छोड़ दिया जाता है। अब सवाल ये है कि अगर इन लोगों ने बच्चों को नहीं मारा तो फिर असली गुनहगार कौन है और वो आज तक पकड़ में क्यों नहीं आया। अब पुलिस पर भी एक सवाल उठता है कि पुलिस ने किस तरीके से काम किया कि असली मुजरिम को आज तक नहीं पकड़ा गया। ये कहानी ख़त्म नहीं हुई है बल्कि अधूरी रह गई है और सरकार पर, कानून व्यवस्था पर और न्याय विभाग पर एक सवाल छोड़ती है, बच्चों की सुरक्षा पर एक सवाल छोड़ती है। अब बताइए कि ना तो बच्चों के माता पिता को कोई मुआवजा मिला और ना ही उनको इंसाफ मिला। इसीलिए मैंने बताया था कि ये विवादित घटना है। अब इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं इस वीडियो में कमेंट करके बताइएगा, ताकि मालूम चले कि अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों की प्रतिक्रिया क्या होगी, आप लोग क्या कहना चाहेंगे। तो यही कहानी थी। उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें या ना करें वो आपकी इच्छा है, लेकिन आप अपनी एक प्रतिक्रिया दें। आप बताएं कि आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों।